स्वागत है आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज कॉमर्स इजीली पे। आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ अपने उदय 2.0 बैच के लिए और जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं मेरे, आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार सा अपना नया सब टॉपिक। डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं वहीं से जहां पिछली बार हमने बात खत्म की थी। और बात खत्म कहां की थी याद है आप लोगों को? 92 सेशंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने बताया था आपको नर्वस 90s में हम आ गए हैं, लेकिन हमारे लिए नर्वसनेस रिलेटेड कोई बात है नहीं। यह बात भी मैंने आपसे की थी कि अब अंत की शुरुआत करी जा चुकी है। तो आज आपके 93rd सेशन में मेरे साथ आपके प्यारे अकाउंटेंसी के मेंटोर के साथ उदय 2.0 बोले तो क्लास 11th के कॉमर्स के हमारे बैच के स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है सेंटर्ड अराउंड द बैलेंस शीट। इससे पहले के डिस्कशन में जब मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम शुरू कर चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब साल भर की जो भी मेहनत थी उस मेहनत का अब नतीजा क्या निकल के आने वाला है यह देखने का समय आ चुका है। मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, और आज हम देखने वाले हैं कैसे पता करेंगे हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि अपनी रैंक लिस्ट, जिसका तरीका होता है प्रिपेयरिंग योर बैलेंस शीट। तो बात आ गई है अब यहां तक कि हम, जैसा मैंने कहा, अंत की शुरुआत कर चुके हैं। अंत बोले तो ऑलमोस्ट हमारे कोर्स का फाइनल पोर्शन आ चुका है। एज यू कैन सी, पार्ट बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकेंड, इसमें हम थर्ड यूनिट पे आ चुके थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। इस कथा के आगे कथाएं और भी होंगी, रास्ता और हमें ट्रैवल करना है और जर्नी होगी। दैट वुड बी द नेक्स्ट ईयर, जब अगले साल कक्षा 12वीं में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। वहां पे कुछ और नए तरीके की चीजें हम समझेंगे, देखेंगे। अलग तरह का बिजनेस फॉर्मेट आएगा, पार्टनरशिप के बारे में कुछ सीखेंगे, कंपनीज के बारे में कुछ बात करेंगे, और भी कई सारी चर्चाएं होंगी, गुफ्तगू होंगी। अभी के लिए क्लास 11th की जो हमारी यात्रा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव अब हमारा आ चुका है। क्लास 11th की अकाउंटेंसी की जर्नी की अगर मैं बात करूं तो उसके कुछ अंतिम पड़ाव बाकी रह रहे हैं। जैसा मैंने बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ चलेंगे आपके अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के चैप्टर की तरफ। सेशन 92 के बाद एक छोटा सा ब्रेक हम लोगों को लेना पड़ गया था। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो उस वजह से सेशन 93 हमें एक दिन के लिए डिले करना पड़ा। तो सेशन 93 जो आज आप लोगों के सामने है, दिस इज अगेन सेशन 93 जो आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूं वो है हमारा कंटिन्यूइंग डिस्कशन फ्रॉम सेशन 92। तो सेशन 92 में हम लोग देख चुके थे कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्या क्या आइटम्स आते हैं। तो अब बारी आ गई है उससे आगे बढ़ के, जब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम कवर कर चुके, तो नेक्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एंटिटी विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस शीट। तो जो स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरा सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिएगा और साथ में जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। इस घंटी को जरूर दबाइएगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारे अपडेट्स ऐसे होते हैं जो हमारी तरफ से आपके लिए प्रेजेंट किए जाते हैं। कई बार नोटिफिकेशन क्लिक ना करने की वजह से आपसे वो अपडेट्स चूक जाते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपके पास इमीडिएट नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जैसे कि अभी का नोटिफिकेशन पहुंच गया था कि भाई क्लास अभी कुछ देर में स्टार्ट होने वाली है। इसी के साथ आप लोगों के लिए सरप्राइज के रूप में और बहुत सी चीजें कॉमर्स इजीली बहुत जल्द लेके आने वाला है। तो इन सारे सरप्राइजेस की सबसे पहले अगर जानकारी आप लोगों को पहुंचनी है, छोटा सा काम एक करना होगा, दैट वुड बी क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन। ठीक, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपके पास, जैसा आप देख सकते हैं, एक सुविधा है हमारी केयरफुली क्यूरेटेड प्लेलिस्ट तक पहुंचने का। जाइएगा हमारे चैनल के होम पेज पे, वहां पे प्लेलिस्ट के टैब को सेलेक्ट कीजिएगा और जा सकते हैं आप हमारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में।
वहां दिखेगी आपको उदय 2.0 की अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट, जिसमें जैसा कि मैंने कहा 92 सेशंस हमारे हो चुके हैं, 92 वीडियोस आपके लिए अवेलेबल होंगे। एवरी पर्टिकुलर सब टॉपिक केयरफुली क्यूरेटेड, सब कुछ यहां आपको डिटेल में लिखा मिलेगा। वीडियो के आगे उसका फुल डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है कि उस वीडियो में हमने आखिर आपको पढ़ाया क्या था। साथ ही साथ अगर किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो क्या करना है, उसी वीडियो के नीचे कमेंट वाले सेक्शन में जाके अपना डाउट पोस्ट कर दीजिएगा। आई गारंटी यू टीम कॉमर्स इजीली बहुत जल्द आपके हर सवाल का जवाब आप तक पहुंचाएगी। ये हमारा इजीली प्रॉमिस है। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक रिकैप करते हुए कि पिछली क्लास में आखिर हमने देखा क्या था। पिछली क्लास की अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में हम लोग चेक कर चुके थे इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आखिर होता क्या क्या है। मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग P&L जो कि आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है, और फिर हमने बात करी थी रिगार्डिंग द बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। लेकिन पिछली क्लास में कवर हमने सिर्फ करा था ट्रेडिंग अकाउंट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साथ में एक छोटा सा टॉपिक मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था जिसका नाम था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो माल बिका है उसकी आखिर लागत क्या है, ये हमने पता लगाया था। उसका हमने एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला पढ़ा था विच वाज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या उसको अगर घुमा के रख दिया जाए या ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट हटा देंगे तो जो बचता है वो होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये तो बात थी पिछली क्लास की। जरा देखिए आज की क्लास में हमें क्या क्या सीखना है। सबसे पहली बात हम देखेंगे द इंट्रोडक्शन ऑफ बैलेंस शीट की बैलेंस शीट से आखिर हम समझते क्या हैं। उसके आगे जब हम बढ़ेंगे हम समझेंगे असेट्स का क्लासिफिकेशन, लायबिलिटीज का क्लासिफिकेशन, और साथ में एक मजेदार सा क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने का जरिया बनेगा। और सिर्फ इस टॉपिक को नहीं, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि आप इससे पिछला चैप्टर यानी ट्रायल बैलेंस, वहां से आगे का सब कुछ समझते हुए आ सकते हैं। हम क्वेश्चन लेके आए हैं जहां आपके लिए है ट्रायल बैलेंस। अब उस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आपको पहले बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वहां से हम बैलेंस शीट की तरफ चल पड़ेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए। इट्स गोइंग टू बी वन इंटरेस्टिंग सेशन। तो चलिए फिर देर किस बात की, बढ़ चलते हैं। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड वंस मोर व्हाट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सिग्निफाई। जैसा हमने बात करी थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग एंड P&L एंड द बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है? पोर्ट्रेज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ business entity. Trading and profit and loss account essentially portrays the financial performance of a business entity, whereas हमने बात करी थी a balance sheet portrays the financial position of a बिजनेस एंटिटी। क्या फर्क है इन दोनों में? जी, परफॉर्मेंस से तो यह पता चलता है कि आपने पूरे साल भर जो कारनामे करे हैं उनसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। वहीं पोजीशन आपको यह बताएगी कि आपकी असेट्स आज की तारीख में क्या वैल्यू होल्ड करती हैं अगेंस्ट योर लायबिलिटीज एंड कैपिटल। याद कीजिए जब हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में, वहां पे मैंने आपको समझाया भी है कि अकाउंटिंग इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंटली मेंटेन और प्रिजर्व करना चाहती है आपकी बैलेंस शीट की इंटेग्रिटी को, विच मींस कि बैलेंस शीट के दोनों साइड्स का टोटल एट द एंड ऑफ द ईयर शुड बी इक्वल, बिकॉज द अकाउंटिंग इक्वेशन हैज टू होल्ड ट्रू। अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस इक्वेशन को होल्ड ट्रू कराने के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है कि द टू साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट मैच, एंड एज द नेम सजेस्ट्स बैलेंस शीट बोले तो एक ऐसी शीट जिसके दो साइड बैलेंस हो रहे हों। ठीक है, चलिए तो जब हम दोबारा से एक बार हमने अच्छे से समझ लिया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके क्या हैं, which means you have your trading and profit and loss account showing the performance and the balance sheet showing the position, the financial position of a business entity. तो हम आगे बढ़ चलते हैं। अब समझते हैं जरा बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट अगर हम बनाएं
क्रूड बैलेंस शीट किस तरह से दिखेगी आपके सामने, जरा बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट एज एट, अमूमन हम 31 मार्च को ही बना रहे होते हैं, जो भी ईयर है वो यहां आप लिख सकते हैं, एज एट 31 मार्च 20 whatever the year is. We will obviously have two sides, one side being the liabilities side. एक साइड हमारा liabilities का चलेगा, एक साइड हमारा assets का चलेगा, और liability side में भी as usual there will be an amount column and on the asset side also there will be an amount column. ये हो गए जी हमारे columns, ठीक है। ओके, थोड़ा सा उधर से मैं मिटा देता हूं, वहां हल्की सी लाइन ज्यादा ही लंबी खिंच गई है। ओके, तो इसको हम जरा दोबारा ड्रॉ करना चाहेंगे। देयर यू गो, ठीक है। ओके, अब बात करेंगे कि इसमें क्या क्या हमें आइटम्स भरते जाने हैं। अभी जब हम क्रूड फॉर्मेट में बात कर रहे हैं, मैं आपको सीधे सीधे इतना ही बता देता हूं कि वी विल हैव द कैपिटल, और उसके बाद हम यहां पे लिख सकते हैं वी विल हैव द नॉन करंट लायबिलिटीज and we will have the current liabilities, ठीक है जी। तो मोस्टली अभी हम सिर्फ क्रूड फॉर्मेट पे अगर बात करें तो हमारे पास यहां पे यही सारी चीजें आ रही हैं, एंड ऑन द असेट साइड we'll have the non current assets and the current assets। जैसा मैंने बात किया, अभी हम सिर्फ इतना ही समझा रहे हैं कि एक बैलेंस शीट में नॉर्मली आइटम्स क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या आइटम्स हमें बैलेंस शीट में डिपिक्ट करके दिखाने होते हैं, और हम ये बात भी करेंगे कि कौन से आइटम को किस साइड दिखाया जाना चाहिए। ये अभी हमने सिर्फ एक क्रूड बैलेंस शीट आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था। इस बैलेंस शीट में बस इतना सा ध्यान रखिए कि भाई कैपिटल और लायबिलिटीज एक साइड आ रही हैं एंड द असेट्स आर कमिंग ऑन अ सेपरेट साइड, जिससे कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी मैच हो रही है। यू कैन सी A इज इक्वल्स टू L प्लस C। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन भी मैच करने का एक बहुत अच्छा सा तरीका है। अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं वो चेक भी हो जाता है कि हाँ जी बिल्कुल हो रही है, इफ द बैलेंसेस मैच इन अ बैलेंस शीट, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करता हूं। चलिए फिर आगे बढ़ चलते हैं। अब बात करेंगे हम ड्राफ्टिंग अ बैलेंस शीट। ड्राफ्टिंग अ बैलेंस शीट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। पूछिए कैसे? वो इस तरीके से कि एक बैलेंस शीट एक बिजनेस की पोजीशन डिपिक्ट करती है, ये तो मैंने आपको बताया, और हमें यह भी पता है कि इस इंफॉर्मेशन के कई तरह के यूजर्स होते हैं, बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। हमने देखा है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंटरनली अगर हम बात करते हैं तो यू हैव द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉइज, कुछ केसेस में हम बोल सकते हैं द ओनर्स एंड द इन्वेस्टर्स एज वेल। वहीं एक्सटर्नल यूजर्स की अगर हम बात करें तो वहां पे आ जाते हैं आपके लेंडर्स हो गए, गवर्नमेंट्स हो गई, योर क्रेडिटर्स, द स्कॉलर्स, मतलब वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड वेरियस अदर पार्टीज who are outside a business environment are also interested in the information that we provide. But मुद्दा क्या करता है? मुद्दा होता है उस इंफॉर्मेशन को एक बहुत ही प्रेजेंटेबल तरीके से सामने रखना। That is more important, that is what is significant। और वो काम होता है आपका ग्रुपिंग एंड इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं यानी कि मार्शलिंग से। तो सबसे पहले हम सीखते हैं ग्रुपिंग का क्या मतलब हुआ। ग्रुपिंग का मतलब होता है collecting items of a similar nature and grouping them together to be depicted in the balance sheet। अब इससे मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपकी बैलेंस शीट में जो आइटम्स आने हैं उसमें उन आइटम्स को सेलेक्ट कीजिए जिनका एक सिमिलर नेचर है, और उन सिमिलर नेचर के आइटम्स को एक साथ कलेक्टिवली एक ग्रुप क्रिएट करके साथ में दिखाया जाए बैलेंस शीट में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप है आपका फिक्स्ड असेट्स या नॉन करंट असेट्स। ऐसा मान लीजिए एक ग्रुप है आपका, या तो फिक्स्ड असेट्स बोलते हैं उसे, या हम कहते हैं नॉन
करंट असेट्स। अब इसके अंडर क्या क्या आ सकता है? व्हाट फिक्स्ड असेट्स कैन फॉल अंडर दिस? वी विल हैव लैंड, वी विल हैव बिल्डिंग, और बताइए, फर्नीचर बोल सकते हैं आप, जी बिल्कुल सही, व्हीकल बोल सकते हैं आप। तो इस तरीके से ग्रुप है आपका, ये जो प्राइमरी हेड है उसके अंडर जो आइटम्स आ रहे हैं, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर फिक्स्ड असेट्स, तो हमने क्या करा, इन सारे फिक्स्ड असेट्स को एक साथ जोड़ के एक ग्रुप में रिप्रेजेंट कर दिया, यानी नॉन करेंट असेट्स का ग्रुप हमने क्रिएट करा, और उस नॉन करेंट असेट्स के ग्रुप के अंडर इन्हें शो करना शुरू किया। कुछ इसी तरीके से हम चल सकते हैं अपने करंट असेट्स में भी। जैसे करंट असेट्स में आपके कैटेगरीज में आती है इन्वेंट्री, डेटर, कैश। याद कीजिएगा करंट असेट्स कौन सी असेट्स हैं? ऐसी असेट्स जिन्हें विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड और विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स आप कन्वर्ट कर देंगे कैश में, जैसे कि डेटर्स, योर इन्वेंट्री, योर स्टॉक, और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ऑल ऑफ दीज आर करंट असेट्स। तो इन सब की ग्रुपिंग हम कर रहे हैं अंडर द हेड करंट असेट्स। So this process of collecting items of a similar nature and then depicting them in a single group in the balance sheet is called a grouping feature of the balance sheet. Depiction या drafting जो कर रहे हैं हम बैलेंस शीट की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आपका क्या आता है? वो है आपका ग्रुपिंग। The second process is marshalling. अब मार्शलिंग का क्या मतलब होता है? मार्शल करने का मतलब होता है गाइड करना या डायरेक्ट करना या अरेंज करना। तो मार्शलिंग को हम यहां पे लिख सकते हैं, दिस मींस अरेंजिंग। अब अरेंजिंग की बात क्या हुई? सर अरेंजिंग का मतलब होता है किसी चीज को एक क्रम में बिठाना या खड़े करना। तो बैलेंस शीट में जो आइटम्स आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जो आइटम्स आप लिखने जा रहे हैं, दे शुड बी अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर में भी क्या होगा? इट कैन बी असेंडिंग या इट कैन बी डिसेंडिंग, यानी कि बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में लगाएं। याद आ रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस पे बेस करेगा? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का मतलब होता है हाउ क्विकली कैन assets be converted into cash or liabilities need to be repaid। समझे? कहने का मतलब कितनी जल्दी असेट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, या कितनी जल्दी आपको लायबिलिटीज को रीपे करना होगा, उस बेसिस पे आप सबसे पहले अपनी बैलेंस शीट को अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर बोले तो जो असेट सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती है उसको सबसे पहले लिखेंगे, और जो असेट सबसे लास्ट में कैश में कन्वर्ट होने वाली है उसे सबसे बाद में लिखें। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे मैं बात करूं तो हम यहां कैश इन हैंड को सबसे ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये सबसे पहले कन्वर्ट हो सकता है, और नीचे चलते चलते मैं लैंड को सबसे एंड में लिखूंगा, दिस इज माई इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर इसी को उल्टा रख दूं, ऐसे कर दूंगा, तो ये हो जाता है मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्योंकि सबसे पहले मैंने लैंड रखा और उसके बाद नीचे नीचे चलते हैं, तो लैंड इज द वन असेट दैट वुड टेक द मोस्ट टाइम टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश। कैश इन हैंड तो रेडी है, कैश इन हैंड तो रेडी कैश है, उसको तो चुटकियां भी नहीं लगेंगी कैश में कन्वर्ट होने में। सिमिलरली लायबिलिटीज नीड टू बी रीपेड की अगर हम बात करें तो यहां पे अगर हम बोलेंगे तो यहां पे जैसे कैश की बात आती है तो आप बैंक ओडी बोल सकते हैं, बिकॉज बैंक ओडी नीड्स टू बी रिपेड एट द अर्लीस्ट, और सबसे एंड में आप कैपिटल बोलेंगे। तो ये हो गई आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में लायबिलिटीज की मार्शलिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। दोनों तरह से हमने आपको बता दिया। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कोई भी असेट कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट होगी या किसी लायबिलिटी को कितना जल्दी रीपे करना जरूरी है। तो उस अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि भैया अपनी लायबिलिटी या असेट्स को हम किस तरीके से मार्शल करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं
हम दूसरा प्रोसेस भी देखेंगे, दैट वुड बी इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। नाउ व्हाट डज परमानेंस मीन? परमानेंस का मतलब है हाउ लॉन्ग विल द assets and, अब यहां पे एंड मैं लगा रहा हूं, एंड लायबिलिटीज विल, सॉरी दो बार विल नहीं लिखेंगे हम, एक ही, हाउ लॉन्ग विल द assets एंड लायबिलिटीज बी हेल्ड बाय द बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी असेट या लायबिलिटी को कितने समय तक हम अपने पास होल्ड करके रखने वाले हैं। तो इसमें भी बात वही आई ना, यहाँ पे अगर कैश की बात करें तो कैश तो चलता जाता है, लगातार आता जाता है, लगातार चलता जाता है। और लैंड की बात करें तो अगेन इट गोज जस्ट लाइक दिस ओनली। मार्शलिंग कैन बी डन इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस और इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट करना है, परमानेंस का मतलब इसे कितने समय तक हम अपने बिजनेस में होल्ड करके चलने वाले हैं। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम बात कर सकते हैं वही चीज कि बैंक ओडी एंड कैपिटल। नाउ रिमेंबर दीज आर जस्ट क्रूड एग्जांपल्स, अभी मैं सिर्फ आपको नॉर्मल एग्जांपल्स लेके बता रहा हूं क्योंकि हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि मार्शलिंग और ग्रुपिंग का क्या मतलब है। तो मैंने यहाँ सिर्फ आपको ये 2-4 एग्जांपल्स इसीलिए बताए ताकि ये समझ सकें कि अच्छा मार्शलिंग का मतलब होता है कि हमें अपनी बैलेंस शीट में जो आइटम्स गिवन हैं उन्हें अरेंज करना होगा इन अ सर्टेन ऑर्डर, दैट ऑर्डर वुड बी अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स एज वेल। तो हमें ग्रुपिंग भी ध्यान रखनी है कि एक ही नेचर के सिमिलर आइटम्स को एक ग्रुप में क्लस्टर करके शो करें, और उसके साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है कि उनकी मार्शलिंग हो रखी हो इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक बैलेंस शीट का जो इंट्रोडक्शन हमने करा है वो आप अच्छे से समझ गए हैं। हम बढ़ चलते हैं आगे, विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स की अगर बात करें, दिस इज व्हाट आर ग्रुप्स मीन। तो हम बात करते हैं सबसे पहले नॉन करंट असेट्स की। नॉन करंट असेट्स मतलब असेट्स हेल्ड इन द बिजनेस और हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर मोर देन 12 months। 12 महीनों से ज्यादा अगर आप किसी असेट को अपने बिजनेस में होल्ड करके चलने का विचार बना रहे हैं तो वो आपके नॉन करंट असेट्स में आ जाता है। इसके एग्जांपल्स हमने अभी अभी आपके सामने डिस्कस भी करे थे, लैंड, बिल्डिंग, बेसिकली दोस काइंड ऑफ असेट्स जिसमें बिजनेस डील नहीं कर रहा है। पहली बात तो वही हो गई ना, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, फर्नीचर, ये सब आपके नॉन करंट असेट्स हैं। वहीं अगर करंट असेट्स की बात करें तो करंट असेट्स के लिए हम कहेंगे असेट्स हेल्ड बाय द बिजनेस। अगर यहां की डेफिनेशन से हम डिसाइड करें तो असेट्स हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर अ पीरियड लेस देन 12 months और 1 अकाउंटिंग साइकिल। बारह महीनों से कम समय के लिए, या अपनी जो एक अकाउंटिंग साइकिल है जिसका मतलब होता है कि कब आप एक असेट को कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, वो जितना टाइम पीरियड आपको लग रहा है कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल्स दैट यू हैव इनटू liquid cash, that is known as one accounting period. So any asset that is held for a period of less than 12 months or during one accounting period, if an asset gets exhausted within this time, it is called a current asset, whereas an asset that is held for more than 12 months or which is retained by the business for more than one accounting cycle will be known as non-current asset. अब करंट असेट्स की अगर बात करें तो करंट असेट्स में भी आगे जाके हम देखते हैं कि थोड़ी सी अलग बाइफर्केशंस आ जाती हैं। जैसा हमने पढ़ा, करंट असेट्स भी दो में डिवाइड कर सकते हो आप, लिक्विड एंड करंट। नाउ लिक्विड असेट्स का मतलब क्या हुआ? असेट्स रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश।
तो इसमें अगर हम बात करें तो इसको हम कह सकते हैं कि आप इसको निकालते हैं बाय दिस फॉर्मूला, करंट असेट्स माइनस योर इन्वेंटरीज एंड माइनस योर प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस टेक्निकली आपके fictitious assets हैं, they are not essentially your assets, they cannot be converted into cash. प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, कोई खर्चा कल होने वाला था, मैंने एंटिसिपेशन में आज ही कर दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में दे दिया, रेंट एडवांस में दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल एडवांस में पे कर दिया, ऑल दीज आर प्रीपेड एक्सपेंसेस. डू दे हैव एनी मॉनेटरी वैल्यू? कैन दे बी सोल्ड in the open market? No, they cannot be sold. Current assets mostly consist of those assets which can be readily convertible into cash or converted into cash. बट उसमें भी हमने इन्वेंट्रीज तक को हटा दिया. सोच के देखिए, क्योंकि इन्वेंट्रीज में व्हेन यू आर अ मैन्युफैक्चरर, आपके पास इन्वेंट्री के भी 3 कैटेगरी होते हैं. पहली कैटेगरी होती है रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल आप खरीद के लाए हैं. दूसरी कैटेगरी होती है वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस यानी जो काम चल रहा है, जिस पे काम करना बाकी है, अभी पूरा फाइनल गुड नहीं बना है. एंड द थर्ड इज फिनिश गुड्स. Converting them into cash will take a significant amount of time. They are not readily convertible into cash. Liquid assets में हमें चाहिए वो assets जो readily convertible हो. तो work in progress inventory readily कैसे convertible है? आपको टाइम लगेगा ना प्रोसेस करके इसको बेचने के लिए. तो वही चीज हमें यहां हटानी होगी. वो चीजें जो इमीडिएटली नहीं बिक सकती. प्रीपेड एक्सपेंस कैन नेवर बी सोल्ड टू समवन. आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि भाई देखो मैंने 400 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम अगले साल का पे करा हुआ है, तो जब आप असेट्स का वैल्यूएशन करोगे तो उसमें ये 400 रुपए प्रीमियम भी मुझे पे करना. क्यों भाई? मैंने तो नहीं कहा था इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने को. आपने अगले साल का पे कर दिया, या आपका प्रॉब्लम, या आपकी तरफ से किया हुआ बहुत अच्छा डिसीजन, ठीक है. बट हाउ डज दैट अफेक्ट मी एंड हाउ डज दैट अफेक्ट माई वैल्यूएशन? मैं तो बिजनेस का वैल्यूएशन इसके अलावा करूंगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है. आप नहीं करेंगे, मैं करता पे. आपने अपने इंश्योरर से कराया, मुझे भाई मेरा इंश्योरेंस वाला पसंद है, मैं उससे करवाऊंगा. तो इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम करंट असेट्स टू फाइंड आउट लिक्विड असेट्स. और इन्वेंट्री की बात मैंने बताई आपको, कारण भी मैंने बताया. उसके पीछे का कारण यही है कि इन्वेंट्री भी 3 तरह की होती है. तो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो ये जरूरी नहीं है. कई बार आप खुद ट्रेडर भी होते हैं तो भी आपके पास इन्वेंट्री ऐसी नहीं होती जिसको रेडिली कैश में कन्वर्ट किया जा सके. बायर ढूंढने में टाइम लगेगा. तो उन 2 कैटेगरीज को अगर हटा दें तो उसके बाद जो हमारे पास बचते हैं, दे आर कॉल्ड आर लिक्विड असेट्स. एंड करंट असेट्स कंप्राइज ऑफ लिक्विड असेट्स. तो लिक्विड असेट्स आर अ पार्ट ऑफ करंट असेट्स, ऐसा हम कह सकते हैं. ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं कैटेगरी जो एक असेट की आती है, विच इज योर वेस्टिंग असेट्स. एंड देन वील मूव अहेड टू टैंजिबल एंड इंटैंजिबल. ये बस आपको बता रहे हैं कि भाई कितने क्लासिफिकेशन करे जा सकते हैं. तो अगर वेस्टिंग असेट्स की मैं बात करूं तो यहां पे मैं बोलूंगा असेट्स दैट गेट, और गेट ही लिखते हैं, दैट गेट डिप्लीटेड एज दे गेट यूज्ड. तो ऐसी असेट्स जो डिप्लीट हो जाएं जब उन्हें इस्तेमाल किया जाए, उसे कहते हैं वेस्टिंग असेट. जैसे कि मिनरल माइंस, मिनरल ओर माइंस, मिनरल ओर माइंस. आयरन माइन ले लीजिए, कोल माइन ले लीजिए, कॉपर माइन ले लीजिए, कोबाल्ट माइन ले लीजिए, डायमंड माइन ले लीजिए. एवरी माइन विल गेट डिप्लीटेड एज यू यूज इट. इट इज एन असेट फॉर यू, एब्सोल्युटली. नेचुरल रिसोर्स आपके लिए असेट है. अगर आपका बिजनेस ही वही है तो वो आपके लिए असेट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट असेट है. लेकिन जितना इस्तेमाल करते जाएंगे उतना वो खत्म होती जाएगी, उतनी वो डिप्लीट होती जाएगी. इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं डिप्लीटिंग असेट्स में या वेस्टिंग असेट्स में. वेस्टिंग का मतलब ही यही हुआ कि ऐसी असेट जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है. इन्हें डिप्लीटिंग असेट्स भी कह सकते हैं, इन्हें वेस्टिंग असेट्स तो कहा ही जाता है. साथ में एक कैटेगरी और जो आती है, विच इज टैंजिबल एंड इनटैंजिबल. व्हाट इज टैंजिबल एंड व्हाट इज इनटैंजिबल? टैंजिबल इज कैन बी सीन और टच्ड, which makes intangible as the one that cannot be seen or touched. Simple से example के तौर पे, the panel that I'm working on right now, ये tangible asset है, ये tangible asset है.
ये टैंजिबल असेट है। whereas the software that this is operating on is an intangible asset. सॉफ्टवेयर को होल्ड करने वाला डीवीडी या फ्लॉपी डिस्क, इफ यू गाइज नो अबाउट फ्लॉपी डिस्क एंड डीवीडीज, यूएसबी पेन ड्राइव्स, दे आर ऑल टैंजिबल असेट्स। लेकिन उसके अंदर जो सोर्स कोड है, जो सोर्स कोड आपके सॉफ्टवेयर का होता है, उसे हम कहते हैं इंटैंजिबल, बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। सो दैट इज अनदर कैटेगरी ऑफ योर असेट्स दैट वी नॉर्मली डिस्कस। तो अब ये सब कैटेगरीज क्यों काम आती हैं? ये कैटेगरीज काम आती हैं जो पीछे हमने पढ़ा था ड्राफ्टिंग अ बैलेंस शीट, जिसमें हमने देखा था ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम किस बेसिस पे ग्रुप बना रहे हैं। आर वी क्रिएटिंग अ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द नॉन करंट असेट्स एंड द करंट असेट्स फॉर्मेट, और आर वी मेकिंग इट एज अ टैंजिबल एंड इंटैंजिबल काइंड ऑफ अ थिंग? तो ग्रुप कैसे क्रिएट करा जा रहा है, पहले हमें वो डिसाइड करना होता है। फिर उसके बाद हम मार्शलिंग पे आते हैं कि भाई इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे या नहीं, और अगर कर रहे हैं तो किसके बेसिस पे, वेदर इट वुड बी इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ऑलराइट, ठीक है। चलिए, तो अब जब हमने असेट्स का क्लासिफिकेशन कर लिया है, हम आगे बढ़ते हैं विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में अगर हम बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन लायबिलिटीज के एसेंशियली आते हैं तीन। वन इज द नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब ये हुआ लायबिलिटीज दैट नीड टू बी पेड और लायबिलिटीज दैट विल बी पेड आफ्टर 12 मंथ्स। 12 महीने से ज्यादा समय के बाद जो लायबिलिटीज पे करी जानी है उन्हें हम नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन बेस्ट एग्जाम्पल इज योर कैपिटल, अनदर इज अ लॉन्ग टर्म बैंक लोन, यू हैव योर डिवेंचर्स। लॉन्ग टर्म बैंक लोन आपका वही चीज होता है। इसी तरीके से आपके डिवेंचर्स अगर रीपे करने हैं, दे आर अगेन योर लॉन्ग टर्म liabilities or non-current liabilities. What would current liabilities be? Liabilities that need to be paid or will be paid, that will be paid within 12 months. 12 महीने के अंतराल में जो liabilities पे कर दी जानी चाहिए उन्हें कहते हैं हम करंट लायबिलिटीज। इसके लिए एग्जाम्पल आ गए जी आपके क्रेडिटर्स। सिंपल सी बात है, जिससे सामान खरीदा है वो अगले 1 साल के अंदर अंदर तो आपसे पैसे मांग ही लेगा भाई साहब। वो ये कह ही नहीं सकता कि हाँ हाँ खींच लो, क्या दिक्कत है, बाद में पे कर देना। ना ना ना, ऐसा तो होने ही नहीं वाला। सेम वेज बैंक ओवरड्राफ्ट एंड इवन शॉर्ट टर्म लोन्स, वेदर इट बी फ्रॉम द बैंक और वेदर इट बी फ्रॉम अदर आउटसाइडर एक्सटर्नल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, एनबीएफसीज हैं, किसी से भी लिया है ऐसा शॉर्ट टर्म लोन, कहा कि भाई 3 महीने के अंदर हम पे कर देंगे, 6 महीने के अंदर हम पे कर देंगे, दे विल ऑल फॉल अंडर करंट लायबिलिटीज। थर्ड कैटेगरी, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, कम्स टू कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कंटिंजेंट लायबिलिटीज का फंडा क्या है यार? बड़ा ही मस्त फंडा है। इसका फंडा ये होता है कि ये ऐसी लायबिलिटी होती हैं जिनका अकर होना या रियलाइज होना डिपेंड्स ऑन एन अनसर्टन इवेंट और द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टन इवेंट। लायबिलिटीज whose materialization, let us say that, अच्छा वर्ड है ना, materialization यानी कि एक्चुअलिटी में कन्वर्ट होना, डिपेंड्स ऑन an uncertain event. Example, payment of fine या penalty of a court case. आपके अगेंस्ट कोई कोर्ट में केस हो रखा है, अब उसमें आपको हो सकता है नुकसान कि भाई कोर्ट केस हार गए, इट्स अ 50-50 चांस, प्रोबेबिलिटी वाली बात होती है, सिक्का उछलेगा या तो हेड्स या टेल्स, या तो आप जीतेंगे या आप हारेंगे, बट यू डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू बी द वर्डिक्ट। आज की तारीख में आपको यह नहीं पता है वर्डिक्ट क्या होने वाला है।
आपके फेवर में होगा, आपके अगेंस्ट होगा। अगर अगेंस्ट हुआ तो आपको फाइन या पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। तो इस सिचुएशन में बचने का आपके पास तरीका क्या रहता है? यू क्रिएट अ कंटिजेंट लायबिलिटी। आप अपनी बुक्स में फुट नोट के रूप में, इट इज नॉट शोन एनीवेयर इन द बैलेंस शीट, शोन एज अ फुट नोट, शोन एज अ फुट नोट, यानी कि आउटसाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आउटसाइड द बैलेंस शीट। इसे कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाया जाता, इसे बैलेंस शीट के बाहर रख के चलते हैं। इसको बैलेंस शीट से नीचे दिखाते हैं। नीचा दिखाने वाली बात नहीं कर रहा हूं, बैलेंस शीट से बस थोड़ा सा हटके रखते हैं, ये बताने के लिए कि भाई देखो ऐसा है, पता नहीं है पे करना पड़ेगा या नहीं। हो सकता है करना पड़े, हो सकता है ना करना पड़े, लेकिन हम सिर्फ आपको आगाह कर रहे हैं, सूचित किया जाता है कि ऐसी एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ सकती है। दिस इज इन ट्यून विथ दी AS1, जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, जो कहता है फुल डिस्क्लोजर के बारे में कि भाई सब कुछ जो सत्यावस्था है उसे एकदम सत्यावस्था के रूप में नीचे लिख के दिखाएं। तो हमने यही किया। सत्य प्रेम की कहानी वाली बात है कि एकदम नीचे नीचे हमने लिखा दिखा दिया कि भाई ऐसा है, अगर कल को केस हुआ तो हमें पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। सो वी आर मेंशनिंग दैट लायबिलिटी एज वेल। ऑलराइट, तो अब जब हमने देख ली है भैया, बैलेंस शीट का इंट्रोडक्शन कर लिए, हमने देख लिया असेट्स कितने तरह की होती हैं, क्या क्या होती हैं, हम समझ गए कि भाई लायबिलिटीज कितने तरह की हैं, क्या क्या हैं, एग्जांपल्स भी मैंने आपको लेके बताए। तो अब बारी आ गई है मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड फाइनल प्रोसेस और द स्टेप ऑफ आर टुडेज सेशन, विच इज हमारा प्यारा सा क्वेश्चन। तो चलिए फिर देर किस बात की, फट से देखते हैं, मिलते हैं अपने क्वेश्चन से। आपको कहा जा रहा है कि भाई ट्रायल बैलेंस है आपके पास गोपीचंद ब्रदर्स का 31 मार्च 2020 का। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या बनाना है? देखिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंडेड 31 मार्च 2020 और बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। कहा था मैंने ट्रायल बैलेंस का भी रिवीजन हो जाता है कि अच्छा ट्रायल बैलेंस ऐसे बनता है, बहुत अच्छी बात है। और साथ में हमने क्या देखा? हमने ये भी देखा कि ट्रायल बैलेंस से अब हम आपको बनाना सिखाएंगे योर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड योर बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कन्वर्जन किस तरीके से किया जाता है, आज के हमारे सेशन में हम बहुत मजे से वो सीखने वाले। यहां पे अब मेरी एक बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट है आप सभी से। रिक्वेस्ट कुछ इस तरह की है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, एंड यूल सी दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, 2 पन्ने तो सिर्फ क्वेश्चन में ही लग गए हैं, देख सकते हैं आप, ज्यादा अमाउंट नहीं दिख रहा, 6,02,200 का ही टोटल है। एंड द ट्रायल बैलेंस इज मैचिंग, माइंड यू, ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा भाई, इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट की कोई दुविधा नहीं आई है अपनी लाइफ में। बट इंपॉर्टेंटली यू कैन सी दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। उसके साथ में दूसरा कंफ्यूजन जो हमेशा मेरे पास आता है, स्टूडेंट्स ने हमेशा मेरे से पूछा है, वो ये है कि सर ट्रायल बैलेंस देख के ना हमें ये नहीं समझ आ रहा होता कि कई बार उसमें डेटा ऐसे नहीं दिया होता। अभी तो आपने डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, कई बार वो क्या करते हैं एक साथ पकड़ा देते हैं, बोलते हैं कि भाई बैलेंस ये है। तो हाउ डू वी क्लासिफाई, क्या करें हम कि किस तरीके से पता चले कौन सी चीज ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, कौन सी P&L में जाएगी और कौन सी चीज बैलेंस शीट में जानी चाहिए। ये आप लोगों के नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, जो जैसा कि आपको पता है काफ़ी सालों से ये कोर्स हम पढ़ाते आ रहे हैं, तो हमें भी पता है कि किस किस तरह के मन में विचार आ गए होते हैं कि हाँ सर यही बात है। अभी मैं गारंटी कह सकता हूँ आप में से कईयों ने ये सोचा भी है, जैसे ही मैंने कहा आपके कईयों के दिमाग में ये आया था कि हाँ सर बात तो आप सही कह रहे हो। दिक्कत तो हमें यही होती है कि ट्रायल बैलेंस जब इतना बड़ा सारा आ जाता है ना, जिसमें 25, 30, 40 के करीब आइटम्स होते हैं, और फिर हम बस सकपका जाते हैं, बौखला जाते हैं, घबरा जाते हैं कि सर करें क्या इसका, ये तो दिख तो रहा है, अब इसमें किस चीज को कहां दिखाते फिरें। तो सिंपल सा रूल, सिंपल सा फंडा आप लोगों को मैंने बताया है, देयर आर 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स। याद करिए हमारे क्लियर को, CLEAR, याद आ रहा है, CLEAR, वी हैव डन दिस प्रॉपरली। कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, असेट्स एंड रेवेन्यूज, CLEAR। इसमें से फिर हमने क्लबिंग करी थी, ग्रुपिंग करी थी, याद आ रहा हो तो। ग्रुप हमने कुछ ऐसे बनाए थे, लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर टाइप सा ग्रुप बनाया था, CLR यानी कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यूज। एंड EA स्पोर्ट्स से, याद आया, एक्सपेंसेस एंड असेट्स। यस, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली। CLR, कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यूज, विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। मतलब अगर क्रेडिट बैलेंस मैंने यहां लिखा है तो यहां जो कुछ आपको दिखेंगे ये सब या तो आपके क्या है, क्या है बताइए,
या तो आपकी कैपिटल है, या आपकी रेवेन्यू है, और या आपकी लायबिलिटी है। CLR, CL and R, you can see that. Second thing, E&A, डेबिट बैलेंस दिखाएंगे। तो यहां पे जो कुछ आपको दिखेगा दे वुड आइदर बी योर एक्सपेंसेस, परचेज हो गया, कैरियज इनवर्ड, कैरियज आउटवर्ड, और दे विल बी योर असेट्स, ओपनिंग स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, डॉक चार्जेस। यू कैन सी दैट या तो एक्सपेंस होगा भाई या एसेट होगा, डेबिट साइड है तो। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, सिंपल सा फंडा, असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल, A इज इक्वल्स टू L प्लस C, कहां जाएगा? सीधे सीधे बैलेंस शीट में जाना है। तो जहां भी असेट दिख रही है उसके आगे हम बैलेंस शीट लिख सकते हैं, जहां भी हमें लायबिलिटी दिखेगी विल सेंड इट ओवर टू द बैलेंस शीट, कैपिटल को तो वैसे भी बैलेंस शीट में दिखाना है। ये एक पॉइंट हुआ। अनदर पॉइंट, बात आती है सर E और R, यानी एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज की। अब एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज में ये तो हमें पता ही है कि जाने हैं वो ट्रेडिंग एंड P&L में। मुद्दा उठता है कि सर ट्रेडिंग में कौन सा, P&L में कौन सा। तो वहां पे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम्स का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, जिसको मैंने आपको अच्छे से समझाया था हमारे 92nd सेशन में। क्या बात हुई थी हमारी? ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली बिजनेस ऑपरेशन से लिंक्ड हैं, रिलेटेड हैं, एट्रीब्यूटेबल हैं, उन खर्चों का हम क्या करते हैं? उन खर्चों को उठा के रख दिया जाता है सीधे सीधे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। सिमिलरली ऐसी रेवेन्यूज जिनका डायरेक्ट लिंक है विथ योर बिजनेस ऑपरेशंस विल बी शोन अंडर द ट्रेडिंग अकाउंट। एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम्स क्या हुई? वैसी इनकम्स या एक्सपेंसेस जिनका बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं था, यानी ऐसे खर्चे जो नहीं करें तो भी आपके बिजनेस में इतना बड़ा कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं आएगा। आपकी बिजनेस करने की क्षमता सेम टू सेम वैसी ही रहने वाली है अगर ये खर्चा ना भी किया जाता तो। वो खर्चा आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा, फैक्ट्री में बिजली है और फैक्ट्री के साथ में जो गोडाउन लग रहा है उसमें भी बिजली आती है। फैक्ट्री का जो बिजली का बिल है ये डायरेक्ट खर्चा है। फैक्ट्री की बिजली काट दीजिए, आपका मैन्युफैक्चर रुक जाएगा। मैन्युफैक्चर रुक गया तो पूरा का पूरा बिजनेस डिस्टर्ब हो गया, डिसरप्ट हो गया। लेकिन वेयरहाउस की अगर बिजली चली जाती है और आपके पास पेरिशेबल गुड्स नहीं है तो वेयरहाउस की बिजली आपके लिए इनडायरेक्ट ही हुई। बिजली चली भी गई तो भी सामान तो वहीं पड़ा है। अब सीमेंट के कट्टे बनाते हो, सीमेंट मैन्युफैक्चरर को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो सीमेंट प्लांट होता है उसमें बिजली चाहिए, लेकिन वो मैन्युफैक्चर किया हुआ सीमेंट अगर बाहर वेयरहाउस में रखा हुआ है, पानी वानी नहीं पड़ रहा, एकदम सेफ पड़ा हुआ है, तो फिर वहां बिजली हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? समझे? तो यहां से आप समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट हमें लगाना होगा, और उसके लिए हम मदद करेंगे आपकी जब जब क्वेश्चन आएंगे इस तरीके के। और आगे बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं। एडजस्टमेंट जब हम करेंगे तो एडजस्टमेंट के साथ भी हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको। तो वहां पे मेरी मानिएगा, द प्रोसेस दैट आई ऑलवेज आस्क माई स्टूडेंट्स इज टू फॉलो दिस वन सिंपल स्टेप। एक्चुअली इट्स मल्टीपल स्टेप्स, बट क्रक्स ये है कि एक पेंसिल आप हाथ में लेंगे। पेंसिल क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में भी आपको आदत डल जाती है, तो एग्जाम में पेन से लिख दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पेंसिल आप हाथ में लेंगे और बहुत लाइटली अपने पेपर पे या अपने क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो भी आइटम आपको दिख रहा है उसके आगे हम ये डिसाइड करेंगे कि इस आइटम को हमें दिखाना कहां है। समझे? जो भी आइटम देखेंगे हमें ये डिसाइड करना होगा कि ये आइटम जाएगा कहां। वील स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड फर्स्ट, फिर उधर चलते हैं, फिर अगले पेज पे चलते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक याद कीजिए, आपको बताया हुआ है ओपनिंग स्टॉक तो सिर्फ एक ही जगह आना है भाई, ट्रेडिंग अकाउंट में। बात खत्म, लिख देते हैं छोटा सा टी। परचेजेस अगेन ट्रेडिंग में लिख देते हैं टी। रिटर्न इनवर्ट्स क्या होता है? रिटर्न इनवर्ट्स मतलब सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग में आएगा एज अ माइनस आइटम। ये बहुत जरूरी है बताना। माइनस आइटम बोले तो कहां से माइनस जाएगा? ये आपके सेल्स में से माइनस कर दिया जाता है, हम सिर्फ ये बता रहे हैं। कैरियज इनवर्ट्स, कैरियज इनवर्ट्स इज अ डायरेक्ट आइटम, मैंने बात की थी आपसे। कच्चा माल अंदर ला रहे हैं, गुड्स अंदर ला रहे हैं। इफ यू आर अ ट्रेडर, अंदर ला रहे हैं मतलब बिजनेस के पास ला रहे हैं, अभी बेचने की बात नहीं करिए। यू आर ब्रिंगिंग द गुड्स इनटू द बिजनेस, द कॉस्ट इनकर्ड टिल दैट पॉइंट इज डायरेक्ट कॉस्ट। कैरियज आउटवर्ड्स बिकम्स इनडायरेक्ट, तो इसे हम पी लिख देते हैं फॉर P&L। ऑफिस फर्नीचर कहां जाएगा? ऑफिस फर्नीचर आएगा सर, असेट है, बैलेंस शीट में। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स अगेन असेट है, बैलेंस शीट में। डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस खर्चा है, ट्रेडिंग में दिखाएं या P&L में दिखाएं?
हमें नहीं पता, तो फिलहाल के लिए इसको हम P&L का एक्सपेंस मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, नाउ इलेक्ट्रिक पावर अगेन हम नहीं जानते, क्या आगे कहीं इलेक्ट्रिसिटी ऐसा कुछ दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पावर दिया है एंड फ्यूल गैस एंड वाटर दिया है, तो इस केस में हम ये मान सकते हैं कि वी आर मैन्युफैक्चरर्स। इन दैट केस लेट्स डू दिस कि इसको हम ट्रेडिंग में ही दिखा देते हैं। फ्यूल गैस एंड वाटर भी हम ट्रेडिंग में ही दिखा रहे हैं। बैड डेब्ट्स P&L में आएगा, एडवर्टीजमेंट P&L में आएगा, सैलरी P&L में आएगा। कैश इन हैंड बैलेंस शीट है, कैश एट बैंक इज असेट, मोटर व्हीकल अगेन असेट, मोटर रिपेयर्स P&L में आएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन P&L में आएगा, रेंट एंड इंश्योरेंस P&L में आएगा, बिजनेस प्रीमाइसेस असेट है, बैलेंस शीट में आएगा, हाउस होल्ड एक्सपेंस P&L में, हाउस होल्ड एक्सपेंस बैलेंस शीट में हम माइनस करके दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? बिकॉज हाउस होल्ड एक्सपेंस, घर के खर्चे बिजनेस में कैसे आ गए, ड्रॉइंग्स है, इसे हम कैपिटल में माइनस करके दिखा देंगे। स्टॉक एट दी एंड यानी क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा। अब पीछे चल के एक बार क्रेडिट बैलेंस डिसाइड कर लें। क्रेडिट बैलेंस हम वैसे भी जानते हैं, इट वुड आइदर बी लायबिलिटी और कैपिटल और या रेवेन्यू। तो CLR की हम बात कर रहे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स आर लायबिलिटीज, बैलेंस शीट। रिटर्न आउटवर्ड्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में एज अ माइनस आइटम, परचेज में से माइनस कर देंगे। सेल्स रेवेन्यू है, ट्रेडिंग में ही जाती है। कैपिटल बैलेंस शीट में, लोन फ्रॉम बैंक बैलेंस शीट में, डिस्काउंट रिसीव्ड P&L में एंड कमीशन रिसीव्ड विल ऑल्सो गो टू द P&L अकाउंट, क्योंकि ये दोनों आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। डायरेक्ट आपकी सिर्फ एक है सेल्स। अगर आप ट्रेडर हैं तो सेल्स आपकी डायरेक्ट इनकम हो गई, बात खत्म। उसके अलावा जो भी रेवेन्यू आ रही है वो सीधी सीधी आपकी इनडायरेक्ट इनकम में ही इंक्लूड करी जाती है। ठीक, तो यहां तक अब हमने वो प्रोसेस कर लिया है कि भाई इतना तो अपन ने तैयार कर लिया। वी आर प्रिपेयर्ड टू मूव अहेड विथ आर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो चलें फिर आगे बढ़े, ट्रेडिंग एंड P&L बनाना शुरू करते हैं। आइए जरा, देर किस बात की, सॉल्यूशन पे आए हैं हम। वी आर प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2020। यही बात हुई है हमारी 2020 31 मार्च। कोविड के समय को याद करने का ज़रूरत नहीं है हमें, हम बिना समय याद किए ही बना देंगे। बड़ी दुविधाजनक घड़ी थी कई लोगों के लिए वो, तो बुरे दिन हम याद नहीं करेंगे। ठीक है, वी हैव, अरे क्या हो रहा है, पर्टिकुलर्स, ये हमारा डेबिट साइड आ गया जी। ये हमारा अमाउंट है रुपीस में, यहाँ फिर से पर्टिकुलर्स, ये हमारा अमाउंट है रुपीस में और ये हमारा क्रेडिट साइड है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ फॉर्मेट की बात करी है यार, इसमें मत बोल देना कि सर दिक्कत आ गई। अब आ जाइए, यहां पे हम शुरू करते हैं। वी हैव दी ओपनिंग स्टॉक, फिर हमें पता है यहां पे आएगा भैया परचेजेस। परचेजेस को हम यहां लिखेंगे क्योंकि उसमें से लेस करनी है हमें परचेज रिटर्न। ठीक है, फिर हमारे खर्चे अब हमारे पास थे। वन वॉज इलेक्ट्रिक पावर, एंड वन वॉज आई थिंक कोल गैस एंड वाटर या फ्यूल गैस एंड वाटर, जो भी है इसका नाम एक बार देख लेते हैं। इज इट कोल गैस एंड वाटर और इज इट फ्यूल गैस एंड वाटर? फ्यूल गैस एंड वाटर। देखा, मेमोरी शार्प है मेरी थोड़ी बहुत, ऐसे मत समझ जाना तुम लोग कभी कि सर आपको क्या ही याद रहता है, ऐसा मत समझिएगा। मेमोरी हमारी शार्प है। बच्चे मुझे बहुत याद रहते हैं, जो बच्चे बार बार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। लाइक वी हैव अवनीत हमसे जुड़ी थी लास्ट सेशन में हमारे, वी हैव गौरव, वी हैव सिद्धार्थ, वी हैव राहुल, मिस्टर डी। इस तरीके से काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, तो वो याद रहता है मेरे को, अच्छी चीज़ें मुझे याद रहती हैं यार। चलिए, ओपनिंग स्टॉक आपका कितना आ गया? ओपनिंग स्टॉक लिख रहा है सर 45, परचेज है 1/20 का, परचेज रिटर्न है 2500, तो 45, 1/20 और 2500, ये तो हमारे पास आ ही गया है डेटा। ओपनिंग स्टॉक इज 45।
परचेज अभी आपने बताया मुझे 120 है और उसमें से सर 2500 हम माइनस कर रहे हैं, यानी 117,500। ठीक है। हाउ मच इज इलेक्ट्रिक पावर एंड फ्यूल गैस एंड वाटर, एक बार देख लेते हैं। ट्रेडिंग के हमारे पास यही आइटम है। टी एक ये है 12,000 का। टी के और 2 आइटम हमारे पास क्या है, पीछे आइए जरा। पीछे हमारे पास ये लिख चुके हैं, ये लिख चुके हैं, वो लिख चुके हैं। टी का कैरियज इनवर्ड्स ओके 2400 और इलेक्ट्रिक पावर 10,000। 2400, 10,000 और 12,000 ओके। 2400, 10,000 और 12,000 टू कैरियज इनवर्ड्स 2400, इलेक्ट्रिक पावर इज 10,000 एंड दिस इज 12,000। हाँ, तो यहां पे आती है आपकी सेल्स और इसमें से हम माइनस कर देते हैं आपकी सेल्स रिटर्न। ठीक है जी। चलिए, तो सेल्स लिखेंगे, सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, और क्या है हमारे पास, सोचा किसी ने? सर यहां तो वैसे भी आपने बताया है ज्यादा कुछ आता ही नहीं है, यहां आ भी नहीं सकता क्योंकि ये डायरेक्ट रेवेन्यू की बात कर रहा है। डायरेक्ट रेवेन्यू में आपकी डायरेक्ट जो बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं उसी से होने वाली रेवेन्यू हो सकती है, वो तो आपकी सेल ही होगी। चलो, तो सेल का देखते हैं भैया, अमाउंट कितना है। ये तो हमने सही लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक 75,000 है। सेल्स हमारी आ रही है देखिए 3.5 लाख, और उसमें से सेल्स अंदर जो आई है 3,200। तो 3.5 लाख में से 3,200 हमें कम करना है। आसान फिगर मत दे दिया करना कभी, है ना। आप सोच रहे होंगे ये कि क्या सर ये कोई फिगर्स होते हैं 3.5 लाख, उसमें से 5,000 कम करते, 10,000 कम करते, अरे 50,000 कम करते हमारी बला से, ये 3200 कौन कम करता है सर? मैं कम करता हूं यार, मुझे ऐसे क्वेश्चंस बनाने में बड़ा मजा आता है। 46,800 देख लो, 3200 कम करके यही आएगा। 3.5 लाख में से अगर 3,000 कम करे तो 347, 200 कम करोगे तो 346,800। अब बात आ जाती है सीधे सीधे यहाँ पे बता देने की कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। जो ग्रॉस प्रॉफिट हम क्या करेंगे, कैरी डाउन करके चलेंगे अपने अगले पन्ने पे, विच वुड बी आर P&L। तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल लगा देते हैं जरा, है ना। ट्रेडिंग के सारे आइटम आ गए, लेट अस कैलकुलेट द टोटल। 346 में 5 जोड़े, 346,800 में 5 जोड़े तो 351, 351 में 70 जोड़े तो 421,800, 4,21,800। अब जरा उसमें से ये आइटम्स माइनस करते चलो भाई, कितना आ रहा है सर? 45 एंड 170, 162 तो यही हो गया, 162,500, 172,500, 184,500 है ना, 186,900, 186,900, 421,800 में से माइनस कर रहे हैं 186,900। चलिए जी बता दीजिए कितना आता है 186,900। ओके, 421,800। ठीक है भैया, 18 होगा, 18 में से 9 गए तो 9 ही बचा। ये कितना है? ये हो गया है सर 11, 11 में से 10 हो गया, 10 में से 6 गए तो बचा 4। ये कितना था? ये 12 था, 12 में से 1 इधर दिया तो 11, 11 में से 8 गए तो 3, और ये कितना था? ये 4 से 3 हो गया था, 3 में से 1 गया तो 2, तो 2,34,900, 2,34,900 रुपए। ये है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहां ले जाए? इस ग्रॉस प्रॉफिट को ले जाइए सर नेक्स्ट ईयर, नॉट नेक्स्ट ईयर, आगे की गाथा। आगे की गाथा तो कंटिन्यू करनी है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए या नहीं? बिल्कुल बनाइए सर, कैसे नहीं बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। तो ये वहां से ही कंटिन्यूएशन हम क्या करते हैं, यहां पे लिख देते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और ग्रॉस प्रॉफिट आप लोगों ने कितना बताया मुझे? ग्रॉस प्रॉफिट है सर, ओहो सॉरी 234,900। तो 2,34,900 का जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, 2,34,900 रुपए का हमने ग्रॉस प्रॉफिट यहां दिखा दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर से उठा के लाके रखा गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपके पास 2 एक्स्ट्रा इनकम्स और हमने देखी थी। वन वाज डिस्काउंट रिसीव्ड, जो हमने बात करी थी कि ये इनडायरेक्ट इनकम्स हैं, तो इन इनडायरेक्ट इनकम्स को हमें यहाँ दिखाना होगा। और उसके अलावा आपका है जी कमीशन। ठीक है, यहाँ तक आ गई सारी गाथा, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर की तरफ आते हैं, एवरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस दैट वी हैव।
इनडायरेक्ट इनकम्स दो थी, वो मैंने लिख दी हैं। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरफ जरा चलते चलें। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में अगर हम बात करेंगे, हमारे पास काफ़ी आइटम्स आएंगे। विल स्टार्ट विथ कैरियज आउटवर्ड्स एंड डॉक चार्जेस। कैरियज आउटवर्ड्स 1500 का और डॉक चार्जेस 5000 के। तो चलिए, कैरियज आउटवर्ड्स 1500 और डॉक चार्जेस 5000। कैरियज आउटवर्ड्स 2, ठीक है जी। कैरियज आउटवर्ड्स 1.5 और डॉक चार्जेस 5000। इसके अलावा और क्या क्या खर्चे आने वाले हैं हमारे, चलिए एक बार फट से देखते हैं अपन अपने क्वेश्चन को। आ जाओ भैया, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन कहाँ गया। अब है अगला, बैड डेब्ट्स है 1100, एडवर्टीजमेंट है 25000, सैलरी है 36000। 1125 और 36, 1125 और 36 आ जाइए। 1125 और 36 टू 1125,000 और 36,000। आइटम्स क्या क्या है? दिस इज बैड डेब्ट्स, ये तो आगे साहब आपके बैड डेब्ट्स। फिर दिस इज एडवर्टीजमेंट और ये है आपकी सैलरी। तो ये 3 आइटम और हमारे पास थे P&L के। इसके अलावा हमारे पास क्या आइटम है, चलिए जरा देखते हैं। डू वी हैव एनीथिंग? यस, वी हैव मोटर रिपेयर्स, वी हैव इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एंड वी हैव रेंट एंड इंश्योरेंस। 3000, 2400 और 24500। 3000, 2400 और 24500। 3000, 2400 और 24500। 3000, 2400 और 24500। हमारे पास ये है मोटर रिपेयर, हमारे पास ये है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, और हमारे पास ये है रेंट एंड इंश्योरेंस। ठीक है, यहां तक आ गया सारा काम। अब हमारी दो जो इनडायरेक्ट इनकम्स हैं, जरा उन पे भी ध्यान दे दें भाई। पैसा कमाया है ना, किसी भी कारण से कमाया हो, अपने को क्या है, अपने तो पैसा कमाया है, पैसा ही पैसा होगा वाली फील आती है या नहीं आती? तो जरा देखें तो सही क्या है। पैसा कमाया है हमने 2000 और 1600, तो चलिए जरा उधर 2000 और 1600 ऐड कर दिया जाए। आई थिंक ये इसीलिए भी है ताकि वहां पे राउंड फिगर आ जाए। 2000 और 1600, जी हाँ, तो 500 आ गया ना अपने आप ही। लो भाई, अब यहाँ पे हम लगा देते हैं इसका टोटल और यहाँ पे हम लगा देते हैं इसका भी टोटल, ताकि यहाँ जो भी निकल के आए, और मैं यहाँ इतने कॉन्फिडेंस से इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन मैंने ही बनाया था। तो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है ये जरा निकाल लेते हैं भाई। 2 34,900 में 2 जोड़े तो 236,900, एक जोड़ा 237 और 238,500, तो 238,500, 2,38,500। अब इस 2,38,500 में से जरा ये सब कुछ हटाना शुरू करें भाई। 1500 और 5000 कितना हो गया? 6500, 7600, 32,600, 32 और 36 68, 600, 71, 600, 72, 74, 74 और 24 कितना हुआ? 98,500। ओहो, 2,38,500 में से जरा माइनस करें 98,500 तो कितना आता है भाई? 8 8, सब कुछ तो साफ ही होता जा रहा है। 0 0 0, ये भी 0, 23 में से 9 गए तो बचते हैं जी 14, यानी 1,40,000 का आपका नेट प्रॉफिट हम लेके आ गए हैं। वाह क्या बात है, देख रहे हैं 2,34,900 के ग्रॉस प्रॉफिट को 1,40,000 के नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करता हुआ मैं ले आया हूं। अब जब मेरे पास पूरा का पूरा ट्रेडिंग और P&L कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं आगे बढ़ सकता हूं एंड आई मूव अहेड विथ द बैलेंस शीट। जी हाँ, यही तो रह गया है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। ठीक है, अब बैलेंस शीट में भी वही बात आई। बैलेंस शीट में हमें कॉलम वही बनाने हैं,
बड़े आराम से हम कॉलम बना लेते हैं। बस नाम अब की बारी क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा जी लायबिलिटीज। देखिए स्केल वेल नहीं है मेरे पास, आप जब बनाएंगे तो स्केल से बनाइएगा, थोड़ी खूबसूरती मेंटेन रहती है। एस्थेटिक्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन अकाउंटेंसी, प्रेजेंटेशन अबव एवरीथिंग एल्स। ये सारी मेहनत हम इसीलिए तो कर रहे हैं भाई, कि दुनिया को बताना है ना कि तुमने किया क्या है, तो उसको बताएं तो थोड़ा ढंग से तो बताएं, कम से कम फॉर्मेट देख के चेहरे पे खुशी आ जाए बंदे के कि हाँ यार कुछ तो अच्छा ही होगा इसके अंदर, है कि नहीं। चलिए अब हम करते हैं ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग वाला काम। तो वी मार्शल इट अकॉर्डिंग टू रीपेमेंट, यानी लिक्विडिटी रीपेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखना चाहेंगे अपने कैपिटल का नाम, कैपिटल, एंड देन व्हाट अदर लायबिलिटीज डू वी हैव। सबसे पहले तो लायबिलिटीज ही देख लेते हैं, बिकॉज लायबिलिटीज हमारे पास कम ही है, इस साइड सिर्फ लायबिलिटी ही होनी है। तो कैपिटल हो गया लोन फ्रॉम बैंक एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। कैपिटल इज 2 लाख, लोन फ्रॉम बैंक 24 और 22,100, 2,24,000 और 22,100, ठीक है जी। तो 2,24,000 और 22,100। अभी याद रखिएगा हमने एडजस्टमेंट से रिलेटेड कोई काम नहीं किया है, इसीलिए जो भी है वो मैं यहीं दिखा रहा हूं। अब यहाँ एक छोटा सा इशू वो था, वो ये है कि अभी कैपिटल ऐसी की ऐसी 2 लाख नहीं दिखाई जा सकती, ठीक है। कैपिटल विल बी शोन इन अ सेपरेट वो। हम यहाँ पे कैपिटल 2 लाख तो यहीं लिखूंगा, इसमें हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट जो कि हमारा निकल के आया है 1,40,000, और हम माइनस करेंगे जो हमने ड्राइंग्स दिखाई हैं। याद आ रहा है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हमने देखे थे, बैलेंस शीट का माइनस आइटम मैंने आपको कहा था। तो एक बार ज़रा चलते हैं बैलेंस शीट के माइनस आइटम की तरफ। बैलेंस शीट का माइनस आइटम है 33,000, तो ये 33,000 ज़रा कम कर दिया जाए अपने कैपिटल में से। भाई 2 लाख में 1,40,000 जोड़ेंगे और 33,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,40 में से 33 गया 1,7, तो ये हो जाता है जी 3,07,000 आपकी कैपिटल, ठीक। इसके अलावा जैसा हमने बोला बैंक लोन है, बैंक लोन हमने यहाँ लिखा था, आपको याद होगा 24,000 का। और फिर हमने बात करी थी सन्ड्री क्रेडिटर्स की, जो कि थे आपके कितने, सन्ड्री क्रेडिटर्स जो आ रहे थे 22,100, ठीक है जी। यहां तक हो गया सारा काम। किसी को कोई दुविधा कोई परेशानी तो मुझे एक बार बताइए। ये तो हमने सिंपल वहां से चीजें उठा के रखी हैं जनाब, और कुछ नहीं किया है। अच्छा जी, अब आते हैं पीछे जरा बैलेंस शीट के असेट साइड के आइटम्स देखें। असेट साइड बोले तो हमें चलना है किस साइड, हमें चल देना है अपने इस साइड। अब इस साइड में जैसे हमने लिक्विडिटी की बात करी, तो हम सबसे पहले किसे ऊपर रखें, हम सबसे पहले रखेंगे सर अपने बिजनेस प्रेमाइसिस को। बिजनेस प्रेमाइसिस 1,06,000 के हैं। क्यों बिजनेस प्रेमाइसिस सबसे ऊपर, क्योंकि हम लिक्विडिटी के फॉर्मेट में बात कर रहे हैं। लिक्विडिटी मतलब जिसे सबसे ज्यादा होल्ड करके रखा जा रहा है, या जिसको सबसे बाद में कैश में कन्वर्ट करना है, कैश में पे करना है। तो हमने यहां भी वही किया है। तो बिजनेस प्रेमाइसिस आई थिंक 1,26,000 हमने देखा है, तो 1,26,000 के हमारे बिजनेस प्रेमाइसिस आ जाते हैं, ठीक है। और सॉरी 1,06,000, वहां जाके ठीक करना होगा। 1,06,000 के बिजनेस प्रेमाइसिस हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम धीरे चलते हैं, मोटर व्हीकल 58,000 मोटर व्हीकल्स पे आते हैं 58,000। बिजनेस प्रेमाइसिस को जरा ठीक कर लें और मोटर व्हीकल दिखा दें 58 का। तो बिजनेस प्रेमाइसिस 1,06 का है, तो इसको जरा ठीक करें, 1,06,000 और मोटर व्हीकल ये है जी 58,000, तो इसको भी हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास बैलेंस शीट के और क्या क्या आइटम्स हैं, पहले तो ये देखते चलें। तो ये दोनों जो आइटम हैं भाई, ये तो अब ऐसे आइटम हैं जो हमें इमीडिएटली कैश में पे होके मिल जाएंगे, बिकॉज कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड आर इमीडिएटली कन्वर्टेबल इनटू कैश। लेट अस सी व्हाट एल्स। हमारे पास ऑफिस फर्नीचर है, हमारे पास डेटर्स है। तो अब हम ऑफिस फर्नीचर 8,000 और डेटर्स 68,000 ये लेंगे पहले इन दैट ऑर्डर। ऑफिस फर्नीचर 8 एंड डेटर्स 68। तो वी कम टू ऑफिस फर्नीचर, यहां पे हो गया जी 8,000 का। फिर हमारे आते हैं सन्ड्री
डेटर्स 58,000, फिर आता है स्टॉक 75,000 का क्लोजिंग स्टॉक भी तो है भाई। कैश इन, सॉरी कैश एट बैंक, नॉट कैश इन, कैश एट, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ठीक है। कैश एट बैंक और कैश इन हैंड जरा देख लें कितना आ रहा है हमारा फटाफट से भाई। कैश इन हैंड 8,100 और कैश एट बैंक 30,000, तो 30,000 and 8,100। लेट अस राइट दैट डाउन एज वेल, 30,000 and 8,100। तो 30,000 यहाँ पे आ गया और 8,100 यहाँ पे आ गया। अब भाई टोटल लगा दो सबसे पहले तो 100 तो थोड़ा तो मन में शांति पहले ही बैठ गया कि 100 का टोटल तो आ रहा है। इसका टोटल हमारे पास आसान है लगाना, क्योंकि दिस हैज ओनली, क्या हो गया भाई, चल 3 7 और 24, 3 31, 3 31 और 22, 353 100। अब बस यहां का टोटल और लगाते चलें। 106 में 58 जोड़ा तो कितना हुआ 164, 164 और 8 होता है 172, 172 में 8 अगर जोड़ेंगे तो 180, 180 में 5 जोड़ें तो 230, 230 में 75 अगर आप जोड़ते हैं तो कितना हुआ, 230 में 75 अगर आपने जोड़े, 230 में 75 अगर आप जोड़ते हैं तो 3 5, 3 5 में 30 जोड़ा तो 3 35, 3 35 में 8,100 तो 343 100, तो 343 100 तक गाथा पहुंच गई है भाई। 10,000 से कुछ रह गया है क्या? किसी ने कुछ बताया नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है 10,000 से कुछ कम लिख दिया क्या अपन ने? कोई चीज देखो, 10,000 की कोई वैल्यू है जो हमने कहीं पे कम लिखी है? क्या हो गया है ऐसा? आप लोग ना कैलकुलेशंस और नंबर्स मुझे सही नहीं बताते हैं भाई। ये क्या है? बोला तो था दिस इज 68 यार, दोनों 58 कर दिए। जबरदस्ती का टेंशन दे गए थे तो मैंने कहा बैलेंस शीट कैसे मैच नहीं हो सकती भाई। क्वेश्चन बनाया हमने, क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, ऐसे हो ही नहीं सकता। 10,000 का गड़बड़ यही था कि हम सन्ड्री डेटर्स को 58 ले गए थे 68 की जगह। कोई बात नहीं भाई, मेरे तो उतना पीछे जाना पड़ता है, आप लोग तो बता सकते हो ना कि सर ये 58 नहीं 68 होना चाहिए। कर दिया सही, क्या दिक्कत है? लेकिन अब टोटल लगा के देख लीजिए, इट्स कमिंग टू 353 100। दोबारा कर लेते हैं, 16 and 58 इज 164, 64 और 8 कितना हुआ बताओ? 164 और 8 172, 172 में 8 जोड़ा 180, 180 में 60 जोड़ा 240, 240 में 75 जोड़ा 315, 315 में 30 जोड़ा 345 और 345 में 8,100 जोड़ा तो 353 100। तो जैसा मैंने कहा वैसा मैंने किया, आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया, उस पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करा। बस मुद्दे की बात क्या थी, ध्यान क्या रखना था, वो ये है कि जब भी ट्रायल बैलेंस बनाए, ट्रायल बैलेंस से जब आप P&L और बैलेंस शीट की तरफ आ रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस पे ही पेंसिल से थोड़ा बहुत हल्का हल्का लिख लीजिएगा कौन सा आइटम ट्रेडिंग का है, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है और कौन सा बैलेंस शीट का है। क्योंकि एज सून एज यू डू दैट, ये ट्रांजिशन करने में चुटकी भर का समय लगेगा। ऐसे वाला नहीं, लेकिन हाँ समझ सकते हो, हाइपोथेटिकली इतना ही टाइम लगना है कि बस यूं फटाफट से करते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में हम लोगों ने देख लिया भैया ये सब कुछ। अब आ गया है समय आपके सबसे पसंदीदा पार्ट का, विच इज कंप्लीशन ऑफ टुडेज सेशन एंड मूविंग अहेड विथ आवर मोटिवेशन। तो सबसे पहले एक बार जरा मोटिवेशन देख लीजिए सब कोई। फ्रेडरिक डगलस का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है आज आप लोगों के लिए, दैट यू आर नॉट जज्ड बाय द हाइट यू हैव रिजन बट फ्रॉम द डेप्थ यू हैव क्लाइम्ड। कहने का मतलब आप कितनी ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं इस बात से आपकी काबिलियत नहीं नापी जाएगी। काबिलियत नापी जाएगी इस बात से कि आप कहां से उन ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। और यही बात हमें जिंदगी में हमेशा याद भी रखनी होती है, चाहे कितनी ही बुलंदियां कितनी ही ऊंचाइयां क्यों ना छू लें, ये कभी मत भूलिएगा कि आप कहां से आ रहे हैं। नेवर फॉरगेट योर हम्बल बिगिनिंग्स। एंड यस, चाहे कितना भी रिसोर्सेस हमारे पास हो, ऑल ऑफ अस हैव अ हम्बल बिगिनिंग, ये हमें याद रखना होगा। उसे भी हम्बल बिगिनिंग ही मानना होगा, बिकॉज वो सब कुछ यूं चुटकियों में जा भी सकता है। तो कहां थे, वहां से कहां पहुंचे हैं,
ये हमें हमेशा याद रखना होगा। जैसे कि आज अगर मैं बात करूं 93rd सेशन है हमारा, वी स्टार्टेड ऑन डे 1, एक इक्वेशन आपके सामने लिखी गई थी 2 + 2 = 2 क्वेश्चन मार्क। याद कीजिएगा कहाँ थे और वहां से कहां पहुंच गए। ऐसी अवस्था जहां मैं आप लोगों को सीधा सीधा प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता रहा हूं कि आपके पास ट्रायल बैलेंस है और वहां से हम ट्रेडिंग P&L बनाते हैं, पता चलता है कि वाह जी वाह बिजनेस प्रॉफिट में है। अभी देखा हमने 1,40,000 का प्रॉफिट कमाते हुए बिजनेस को। तो 2 + 2 = क्वेश्चन मार्क की यात्रा से 1,40,000 के प्रॉफिट एंड लॉस तक जो हम पहुंचे हैं, इसे याद रखिएगा। कहां से शुरुआत की थी ये बहुत जरूरी है। नए मुकाम हासिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे, गारंटीड बात है, क्योंकि अब जो नया टॉपिक हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं दैट वुड बी आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट अब हम चालू करने वाले हैं एडजस्टमेंट्स, और एडजस्टमेंट्स में हम कल पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा अपने अगले सेशन में विच विल बी हेल्ड ऑन फ्राइडे। तो 94th सेशन में मिलेंगे आपसे इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स के साथ। नया चैप्टर आप लोगों के सामने होगा। अभी फिलहाल आप लोगों से मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बहुत 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 शुक्रिया मेरे साथ आज के सेशन में जुड़ने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन। और हाँ, अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो हम तक पहुंचाना भूलिएगा मत, पूछना भूलिएगा मत, ठीक है जी। कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहता है। इससे पहले के किसी वीडियो में कोई डाउट है तो उससे रिलेटेड क्वेरी भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं, ठीक। चलिए, तो अभी के लिए अपने सेशन को यहीं रोकते हुए मैं वही कहूंगा जो मैं हर बार आपसे कहता हूं। पहली चीज, करते रहिए प्रैक्टिस और रिवाइज, और ये सब कुछ कीजिएगा अपनी प्यारी मुस्कान के साथ। अभी के लिए लेना चाहूंगा आपसे विदा। कहूंगा यही कि ध्यान रखिए अपना, अपनों का और अपनी सेहत का। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए, अभी के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। मैं हूं आपका अकाउंटेंसी मेंटोर, साइनिंग ऑफ, सेइंग जस्ट वन थिंग जो मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल। ठीक है, चलो मिलते हैं।